बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आउन साही और आप देख रहे हैं नसीम ज़ारा एक्ट 8। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो कल के प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन है। कल भी हमने पॉलिटिक्स के बात की कि किस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का गर्म हो रहा है, और आज उसकी पहली झलक हमने देखी जब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मुल्क के बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, कराची, फैसलाबाद में एहतजाज किया आज। और काफ़ी बड़े ये एहतजाजी जो है वो उनकी एहतजाज था, वहाँ पे एहतजाजी धरने थे जिस पे तारुल कादरी साहब ने भी टेलीफोनिक खिताब किया और बड़ा गवर्नमेंट को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। मेन ही उनका एक ही एजेंडा था कि 12 जो सान है मॉडल टाउन है उसकी इंक्वायरी जो है उसको पब्लिक किया जाए और जो उसके लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सज़ा दी जाए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी आज एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कल उनका एहतसाब कंटेनर चलेगा और सारे लोगों को, पाकिस्तानियों को दावत दी कि वो उनके साथ शामिल हों। आसफ जरदारी साहब का एक बड़ा अहम बयान आज आया। यौम तासीस मना रहा था जो सेनेट है, तो सेनेट उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो जमहूरी जो इदारे हैं उनसे कुव्वत जो है, जो पावर है, गैर जमहूरी इदारों की तरफ जा रहे हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सारे सिनेरियो को किस तरह ये सारा सिनेरियो बन रहा है, क्या ये जो एहतजाज हैं, ये रेफरेंसेस हैं, ये गवर्नमेंट के लिए कितना जो है मुश्किलात पेश करेंगे आने वाले दिनों में। क्या ये दोनों एहतजाजी तहरीक कहीं एक जगह पे इकट्ठी हो रही हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनको कहीं ज्वाइन कर सकती है? ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं खावर गुमन, सीनियर एनालिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं डान अखबार के साथ। थैंक यू खावर साहब फॉर कमिंग। इसके साथ साथ मुझे लाहौर से ज्वाइन किया यास्मीन राशिद साहबा ने, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। थैंक यू यास्मीन राशिद साहबा। इसके अलावा मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया फ़ोन पे। थैंक यू सर। और इसके साथ साथ शर्मिला फारूकी साहबा भी कराची से हमारे साथ फ़ोन पे होंगी, और लाहौर से ही हमारे ज्वाइन किया आसिफ चौधरी साहब ने जो कि स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान अवामी तहरीक के। मैं सबसे पहले आसिफ चौधरी साहब आपसे शुरू करूँगा। मुझे बताइएगा आज के जो धरने आपने दिए मुख्तलिफ शहरों में, सबसे पहले आप अपनी असेसमेंट बताइए कि आप किस तरह देख रहे हैं। सारे शहरों में बहुत बड़ी तादाद तो नहीं थी लेकिन अच्छी खासी तादाद थी, और ये आज जो आपका पहला मरहला था उसका पहला फेज था। तो मुझे बताइए कि किस तरह के डॉक्टर तारुल कादरी साहब तो घर में बैठे रहे लेकिन लोग बाहर निकले और उनको उन्होंने टेलीफोनिक खिताब किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन सब शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक ने जिस सिलसिले का आगाज़ किया है, ये तहरीकी कसास का आज आगाज़ हुआ है। कसास 17 नवंबर को होने वाले जुल्म का, उस दिन होने वाली शहादतों का। और आज आपने देखा कि लीडरशिप की अदम मौजूदगी में भी, यानी वो लाहौर में होते हुए भी किसी भी मुजाहरे में कायदे मोहतरम खुद शामिल नहीं हुए। उसके बावजूद हमारा कोई मुखालिफ भी नहीं कह सकता कि हमारा किसी भी शहर में कोई प्रोग्राम ऐसा था जिसे इग्नोर किया जा सकता है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने आज जिस अमल का आगाज़ किया है, इंशाल्लाह हम कसास के इस अमल को अंजाम तक पहुंचाएंगे और अपने उन शोहदा का कसास लेके रहेंगे, क्योंकि कसास में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया कि कसास में ज़िंदगी है। और अगर हम भी कोई सौदा कर लेते, अगर हमारे साथी भी कोई दैयत ले लेते, तो यकीनन इंसाफ मफलूज हो जाता और आने वाली नस्लों के लिए भी ये सबक होता। ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं मौलाना साहब खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। आप कह रहे हैं अगर मौलाना साहब बाहर आज क्यों नहीं निकले, टेलीफोनिक खिताब क्यों किया? क्योंकि स्ट्रेटेजी थी या वो नहीं निकलना नहीं चाह रहे थे घर से बाहर? ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, ये हमारी हिकमत अमली का हिस्सा था। आज डॉक्टर तारुल कादरी ने अपने घर में बैठकर 5 जगहों पर खिताब करके ये दिखा दिया है कि मैं अपने कारकुनान के साथ हूं या ना हूं। ये कारकुनान अपने साथियों का बदला लेने के लिए कानूनी आईनी तरीके से बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकलकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन हमने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो है, आप कह रहे हैं साथ लेने का इरादा रखते हैं। आप कह रहे हैं साथ हो ना हो, लेकिन अदारों को ये बावर करवा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, लीडर वो होता है जो हु लीड फ्रॉम द फ्रंट। जैसे हमने तुर्की में देखा, अर्दगान साहब वापस आए और उनकी जान को खतरा था, उसके बावजूद वो दरमियान में रहे लोगों के। तो ये जो मिसिंग एक एलिमेंट है, क्या आपको नहीं लग रहा कि आपकी तहरीक को नुकसान पहुंचेगा?
यकीनन नहीं, क्योंकि हमारे आज की काल कारकुनान के लिए थे। हमने आम आवाम को काल तो किया, दावत तो दी, लेकिन हम अपने कारकुनान की ताकत से ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक इतनी ताकत में है। हमारे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम जहां भी कॉल करें हमारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान से। हमने आज हर शहर में करके बताया, और नेक्स्ट जो हमारा अगला दिन आ रहा है उसमें इससे ज्यादा शहर ऐड हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आज 5 शहरों में थी, नेक्स्ट टाइम 10 शहरों में होगा बिल्कुल। और हम अदारों को हुक्मरानों को ये मौका देना चाह रहे हैं कि नहीं, कितना मौका आप देंगे? मैं डॉक्टर हम ये मौका देना चाह रहे हैं कि खुदा के लिए इंसाफ कीजिए, डॉक्टर साहब माल्टोन को एड्रेस कीजिए। डॉक्टर साहबा, मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को इंक्लूड करना चाहूंगा। डॉक्टर साहबा, इमरान खान साहब ने कहा है कि कल से एहतसाब कंटेनर फिर शुरू हो रहा है। मुझे आप बताइएगा कि वो जो 2 साल पहले एक आपने एहतजाजी तहरीक शुरू की, उससे क्या सबक आपने हासिल किए कि वो सारे आप अनलर्न करेंगे, नई चीजें लेके आएंगे और इस तहरीक को एक ताकतवर तहरीक बनाएंगे जो किसी लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाए? देखिए, जो पहली तहरीक थी हमारी धांधली के खिलाफ, मैं उसको कामयाब तहरीक इसलिए कहती हूँ कि देखिए, जितना शऊर उस तहरीक ने पाकिस्तान के लोगों में पैदा किया धांधली के बारे में, मेरा ख्याल है कोई और तहरीक इतना शऊर पैदा नहीं। डॉक्टर साहब, उसके बाद जितने इलेक्शंस हुए सारे आप मेरी ना आप देखिए ऑन साहब, या तो मुझे बात करने दें या आप बात कर लीजिए, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर करते रहिएगा। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उसके बाद जो 4, हालांकि जो जुडिशल कमीशन बनी, उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनाइज धांधली नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे हालात ख़राब थे और उन्होंने को 42 पॉइंट्स बताए जिनके मुताबिक उन्होंने कहा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो 4 हमारे हल्के खुले, उन सारे हलकों के ऊपर 2 पे तो इलेक्शन हो चुका है, और उसके ऊपर एक इलेक्शन में तो जहांगीर तरीन साहब जीत चुके हैं। दूसरा जो लाहौर में हुआ उसमें शुएब सदीकी भी जीत चुका है। अब मैं आपको अगली बात बताती चली जाऊं, इस वक्त जो तहरीक चल रही है वो एहतसाब की तहरीक है। ये हम जब तक करप्शन खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, हालात पाकिस्तान के इसी तरह रहेंगे। बिल्कुल, जब तक डॉक्टर साहब यहीं से हर बंदे को वेलकम करना चाहिए। यहीं से शुरू करते हैं नाजरीन, हम एक ब्रेक की तरह, और यहीं से शुरू करते हैं कि जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी हालात ठीक नहीं होंगे। लेकिन क्या ये मूवमेंट्स इसको इस नहज तक ले जाएंगे कि करप्शन इस मुल्क में ख़त्म हो जाए? अपने पैनलिस्ट से पूछते हैं। स्टे विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी, यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी इस मुल्क में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हमारे साथ हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। ज़ुबैर साहब, आपने सुना जो यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी और दूसरे जो पैड के लोग कह रहे थे, को मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ये जो 2 तहरीकें शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि वो सितंबर में शुरू करेगी, और आज तो आपको जो है इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी कह दिया कि वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। सारे का सारे करप्शन के इल्जामात आप पे लग रहे हैं, मूवमेंट्स आपके खिलाफ शुरू हो रही हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है इन सारी मूवमेंट्स को लेके? बिल्कुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यास्मीन साहिबा ने ये कहा है कि करप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है। मैं यास्मीन साहिबा से ये गुजारिश करूंगा कि हमने जो इमरान खान के खिलाफ इल्जामात लगाए हैं उसमें मेरे 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि क्या यास्मीन साहिबा उनका जवाब देना पसंद करेगी। बड़े छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है कि इमरान खान ने 97 का इलेक्शन लड़ा, 2002 का लड़ा, 2013 का लड़ा, अपने फ्लैट का और ऑफशोर का जिक्र क्यों नहीं किया था? हमने 10 और सवालात किए हैं। हमने कल जो रेफरेंस फाइल किया है, तो जिस तरह हमारे से ये सवालात 4 महीने से पूछ रहे हैं, जिस तरह इन्होंने वजीर आजम को कहा कि पार्लियामेंट में आए और जवाब दें, तो ये आएंगे इमरान खान साहब। हम इस करप्शन का मसला हल करने जा रहे हैं, वही हम प्रपोज करने जा रहे हैं जो ये हमें प्रपोज कर रहे थे। और वजीर आजम तो गए थे, जैसे ही उन्होंने तकरीर खत्म की ये भाग गए। इमरान खान साहब से हमारे सवालात हैं और मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन। हम जनरल आंसर नहीं चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने 1984 में जो फ्लैट लिया था, उनकी अपनी डिक्लेयर्ड इनकम 1 लाख रुपए से कम थी उस वक्त तक, उनकी अपनी डिक्लेयर्ड इनकम। तो उन्होंने 2 लाख पाउंड का फ्लैट कहां से ले लिया था? पैसे कहां से आए थे?
बिल्कुल बिल्कुल गिफ्ट लिया उन्होंने, गिफ्ट सुन ले, गिफ्ट लिया उन्होंने अपनी फॉर्मर वाइफ से। पाकिस्तान के कानून के हवाले से फॉर्मर वाइफ का गिफ्ट नहीं होता, वो इनकम होती है, तो उस पर टैक्स क्यों नहीं दिया? और 2000 में जब मुशर्रफ साहब ने काला धन सफेद करने की स्कीम निकाली तो उन्होंने उस वक्त पहली दफा अपना फ्लैट डिक्लेयर कर दिया और उसमें भी गलत बयानी से काम लिया। वो कंपनीज के लिए था, वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं था। और इमरान खान ने, हालांकि वो फ्लैट ओन करती थी नियाजी सर्विसेज कंपनी, और इन्होंने बेनिफिट ले लिया। हमें जवाब चाहिए, पहले तो अपना तो साफ करें ना, फिर दूसरों से सवालात करें। और जिस तरह से हम, लेकिन जुबैर साहब, हुकूमत और अपोजिशन में फर्क होता है। अगर हुकूमत भी अपोजिशन की क्या मतलब है भाई, पिच पे आ जाएगी, कह रहे हैं आप पूरे पाकिस्तान में जाके नारेबाजी कर रहे हैं, अपना तो जवाब दे देना। आप इस्तेजाज तो नहीं ना करेंगे जिस तरह वो कर रहे हैं? हम तो नहीं करेंगे, हम कानूनी तरीके कार करेंगे ना। हम स्पीकर के पास गए हैं, हमने वो रिकॉर्ड किया है, हमने फाइल किया रेफरेंस, उधर ही जाके करेंगे तो ना। ये तहरीक को कानून के हिसाब से करेंगे। तहरीक को एक रेफरेंस तो आज फिर आपके खिलाफ आ गया, जो इफ्तिखार चौधरी साहब कह रहे हैं। बिल्कुल हक बनता है उनका, बिल्कुल हक बनता है, हमें कोई एतराज नहीं है। जितने मजीद इफ्तिखार चौधरी करें या जो भी करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें, हम कानून के हिसाब से जवाब भी देंगे। हम अवामी प्लेटफॉर्म जिस तरह टॉक शोज है उसमें आगे भी जवाब देंगे। यास्मीन राशिद साहब, जरा क्विकली जो कह रहे हैं जुबैर साहब, बड़े उन्होंने मैं क्विकली जवाब दे दूं। ये नहीं कि खेलते थे, वो खेलते मेरा ख्याल है मुझे ये जी 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 जवाब अगर देने दें तो मैं जरूर जवाब दूं। नंबर 1, इमरान खान साहब तो जब असेंबली में आए तब भी उन्होंने ये कहा कि आप पहले एहतसाब करिए, मैं उस एहतसाब में खुद शामिल होने को तैयार। एक सेकंड जुबैर साहब, एक सेकंड जुबैर साहब, एक सेकंड, लेट मी रिप्लाई। आपने जवाब, आपने सवाल पूछा है ना, मैं जवाब देने लगी हूँ, आप बात मुझे करने दें। आई नेवर इंटरप्टेड यू, फिर मैं आई नेवर इंटरप्टेड। और जवाब दे रही है। आप ये बता दें कि 97 के गोशवारों में उन्होंने क्यों नहीं फ्लैट शो किया? बिल्कुल वही वो बताने लगे यास्मीन राशिद साहब। मैं आपसे ये कह दूं, आपने जमा करवाया ना, बिल्कुल करवाया है, इमरान खान खुद इसका जवाब देंगे। मैं आपसे नहीं जवाब मांग रही नवाज शरीफ का, मैं नवाज शरीफ से कह रही हूं कि अपना जवाब आके खुद दे। आपसे जवाब नहीं, मैं दरबारियों को नहीं कह रही कि जवाब दे। आप नवाज शरीफ से कहिए कि आके जवाब दे कि उसने ये सारे फ्लैट्स कहां से लिए। इसी तरीके से इमरान खान जो है वो अपना जवाब खुदा के देगा, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन अगर इमरान खान का एहतसाब होगा तो मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ का एहतसाब तो बिल्कुल होगा, हर हाल पे होगा। नंबर 1, इमरान खान वॉज नॉट होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इन 1984। Nawaz Sharif was holding a public office and therefore he has to be questioned on it. एहतसाब कंडीशनल तो नहीं। मैं जुबैर साहब, मुझे खावर गुम्मन साहब को जरा करने दें। पहले मैं एक सवाल, जी बल, ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं अमेरिका में। Is he required to go through the same standards as any other person? ये थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हम जो बात पूछेंगे। भाई इमरान खान लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम सबका फर्ज है। बिल्कुल, ये बिल्कुल 2014 में उन्होंने यहाँ ग्रैंड हायट में फ्लैट बुक किया और उसका जिक्र नहीं किया अपने गोशवारों में, क्यों नहीं किया भाई? खावर साहब, ये जो कंडीशनल एहतसाब हो रहा है, और सर एक सेकंड जुबैर साहब, अपना भी तो हिसाब किताब बिल्कुल ये जो कंडीशनल एहतसाब हो रहा है यहाँ पे कि उसका होगा तो उसका होगा। अभी दोबारा से हम तो कह रहे हैं वही बिल्कुल पनामा लीक्स TOR की भी मीटिंग बुलाई है। असल में पनामा लीक्स में तो नवाज शरीफ का नाम आया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं नाम नहीं आया, मुसीबत इनको इस बात मैं आपका ही मैं वकील मानो इस वक्त। तो मुझे बताइए, पनामा लीक्स की जो TOR कमेटी की मीटिंग भी बुला ली है सरदार याद सादिक साहब ने, तो ये किस तरह अनफोल्ड होते देख रहे हैं पॉलिटिक्स को? क्या पार्लियामेंट में हल हो जाएगा मसला या जो अवाम की पावर है उसी से हल होगा? और आपने देखा होगा जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 5 साल कंप्लीट किए तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में गए तो एक बड़ी खुशी थी, एक बड़ा यूफोरिया था कि चलो जमहूरियत चल निकली है। तो दोबारा गवर्नमेंट है, जमहूरियत चली और इसमें प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारी अपोजिशन प्रोटेस्ट करती है, गवर्नमेंट उस पर रिएक्ट करती है। आजकल पिछले चंद हफ्तों से जो एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस दे हैव रिफ्यूज टू लर्न। मसला यही है कि जिस तरह अभी मोहतरम ज़ुबैर साहब ने बात की कि जी 97 से, भाई 97 के बाद 2/3 मेजॉरिटी PMLN गवर्नमेंट की, उस पर कुछ एक्शन करते या कुछ भी उस पर अमल होता।
अगर इमरान खान ने पहले नहीं करवाया और अब करवाया या अब सामने आ गया, ठीक है, और एक सर्टेन फोरम पे तो आपको लग रहा है ये सारा रिएक्टिव हो रहा है जो पनामा लीक्स असल में मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, सियासतदान को और पर्टिकुलरली वो पार्टी जो कि हुकूमत में है उसको लीड करना होता है, उसको जिस तरह रिएक्शनरी पॉलिटिक्स में नहीं जाना। अब PMLN हम ज़्यादातर देख रहे हैं, देखिए उनके अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अक्सर उनके जो नज़र आ रहे हैं पिछले चंद दिनों से, वो रिएक्ट करते हैं, अपोजिशन कोई काम करते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं, उसमें प्रोएक्टिव अप्रोच है जो गवर्नमेंट की वो हमें नज़र नहीं आ रही। यस, बहुत अच्छा होता, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने पिछली नेशनल असम्बली 5 साल कवर की, उसमें PMLN, ज़ुबैर साहब को शायद इस बात का इल्म होगा, PMLN फोर फ्रंट पे थी एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन को लाने के लिए, जो कि कम्प्रीहेंसिव हो, वो सारे मामला देखे, उसमें बड़ा एक फ्री एंड फेयर इम्पार्शल मोहतरमा जो आप IT मिनिस्टर हमारी आजकल अनुशर रहमान वो थी, जाहिद हामिद उस टाइम अपोजिशन में थे वो थे, आप तो वो लॉ मिनिस्टर भी हैं, IT मिनिस्टर, ये फोर फ्रंट पे थे, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई। जब से गवर्नमेंट में आए, अब आप 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो जो एक अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म होना चाहिए था जिसपे मुझे आपको एक सोसाइटी हमने उस पे बिल भी जमा करवाया जिसपे सबको एतमाद हो कि यार ये एक फोरम है जिसको सब अक्रॉस द बोर्ड उसको आगे ट्राई कर ले, जिसपे ये ना हो कि जी आप मुझे जवाब देंगे आपने ये क्यों किया, जिस तरह PMLN वाले कह रहे हैं, ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जी हमें जवाब दें, या दूसरी तरफ वो कह रहे हैं आप हमें जवाब दें, तो वो एक अदारों की पॉलिटिसाइजेशन। PMLN तो हुकूमत में है, खुद तहकीकात करवा सकती है, जिस तरह आपने कहा उसके बाद ये तीसरी दफा दोबारा ये हुकूमत में है, तो ये सारा जो पीरियड था दरमियान वाला वो नहीं किया और अब कर रहे हैं। तो ज़ुबैर साहब हैं हमारे साथ, मैं कहा ज़ुबैर साहब से जो है ना हमारी वो लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, मुझे ये बताएं कि आप लोग करने तो जा रहे हैं एहतजाज, क्या अच्छा ना होता कि ये सारी अपोजिशन पार्टीज किसी एक प्लेटफॉर्म से एहतजाज करती, जो 2014 वाला है वो भी हमने देखा कि आप लोग दूर दूर बैठे और जब वापस जाने की बारी आई तो एक पार्टी जो पैट है वो पहले चली गई, आप उसके बाद भी बैठे रहे, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं बन पाया। तो इस दफा उस स्ट्रेटेजी को रिविजिट किया जा रहा है या अभी तक उसी तरह ही अपनी अपनी सब जो ईंट में 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएंगे? देखिए जी, मेरा ख्याल है कोई 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बनी। ये जो अपोजिशन सारी इकट्ठी होके TORs के बारे में आपके सामने असेंबली के अंदर 8 मीटिंग्स हुई, गवर्नमेंट जो थी वो टस से मस नहीं हो रही थी। वजह ये है कि देखें जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके प्राइम मिनिस्टर की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा है, तो प्राइम मिनिस्टर ही ने साफ करना है उस इल्ज़ाम को, हमने तो नहीं सफाई करनी बिल्कुल। और ना ये तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये जो गलत फहमी है कि तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया, दिस वाज नॉट फ्रॉम अस, ये तो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट था जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब उस इल्ज़ाम लगने के बाद फर्ज बनता है, इट इज़ द ओनस रेस्ट ऑन द प्राइम मिनिस्टर, कि जिस तरह डेविड कैमरून ने आके पार्लियामेंट में अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स पेश कर दिए और सफाई पेश कर दी, बात ख़त्म हो गई। आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर जो था वो पेश नहीं कर सका, उसने रिज़ाइन कर दिया। अब इसी तरह नवाज शरीफ साहब को आज 3-3.5 महीने हो गए हैं, एक मुसलसल लोगों के पास एक सवाल है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन भी गए हुए हैं डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन आप गए हुए हैं, मैं यही बताने लगी हूँ जी, मुझे जाना, देखे ना, मुझे तो सब अदारों के पास जाना है। मैं तो पाकिस्तान की अदारों की मजबूती चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अदारे इतने मजबूत हो जाएं कि खुद एहतसाब किया करें, मुझे जाके कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 42A के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हर साल जो इलेक्टेड लोग हैं उनके एसेट्स जो हैं उनके डिक्लेयर होने चाहिए विद द इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन उसके बारे में कोई काम नहीं कर रही तो ये तो फिर इलेक्शन कमीशन की कोताही है, इसमें मेरी कोताही तो नहीं है। टाइम लगेगा डॉक्टर साहब। आप लोगों ने क्या ये ज़्यूम कर लिया कि इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा और पार्लियामेंट में नहीं होगा, अवाम के पास ही जाके होगा? मैं अगर नहीं आप एक सेकंड मुझे बताइए, डेविड कैमरून को तो 1 हफ्ता लगा और नवाज शरीफ साहब को अभी बैठे इंतजार करते हुए 3.5 चौथा महीना जा रहा है। आप कह रहे हैं कि कब तक इंतजार करेंगे? आपने खुद नहीं देखा कि इंसाफ के हालात क्या हैं पाकिस्तान के अंदर? हामिद खान का केस आज खुला है, आज 4 दिन पहले तो पता चला है कि 1.5 लाख वोट जो है आसफ चौधरी साहब, डॉक्टर आसफ चौधरी साहब, क्या ये सिर्फ पता ही कुछ नहीं चल सकता? क्या ये सिर्फ कसास मूवमेंट है या किसी जगह पे जाके आप भी पनामा लीक्स और करप्शन को भी इसके अंदर लेके आएंगे, इन सारे मूवमेंट के अंदर जो आपकी चल रही है?
जी, ये हमारी कसास के साथ साथ एहतसाब भी साथ डिमांड है कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया वो हमारे साथ पर्सनली हुआ, 14 अफराद की किलिंग और 90 के करीब अफराद का ज़ख्मी होना, लेकिन 18 करोड़ और 20 करोड़ अवाम के साथ जो जुल्म इन्होंने किया है, जो मुआशी हालत कर दी है, अदारों को जिस तरह इन्होंने मफलूज करके रख दिया है, और इनकी प्रायोरिटीज़ में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि ये सड़कें बनाएंगे, तालीम, सेहत, इंसाफ, रोज़गार कुछ भी मैसर नहीं है। तो इन हालात में हम उन चीज़ों से भी लातुलक नहीं रहेंगे और एहतसाब हमारा भी मुतालबा है, और कसास और एहतसाब ये साथ साथ चलेंगे। हम तनहा सिर्फ कसास की बात नहीं कर रहे, लेकिन कसास चूँकि सिर्फ हमारी डिमांड है, कसास जो है वो जुल्म हमारे साथ हुआ है, हम उस जुल्म का कसास मांग रहे हैं, लेकिन पूरी कौम के लिए भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये कसास का इशू बड़ा ही तब था जब हम कौम के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जब डॉक्टर तारुल कादरी ने पहली दफ़ा कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। बिल्कुल, अब हम जाते हैं ब्रेक। जब डॉक्टर तारुल कादरी ने डिमांड की कि आइन के जो पहले 40 आर्टिकल्स हैं जो अवाम से रिलेटेड हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपसे इसी नुक्ते से आगाज करते हैं जिस पे ये अभी कर रहे हैं, जो इख्तिताम का है। नाज़रीन, अभी आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जी, खबर बात हो रही है, आपने देखा कि पीटीआई और पैट दोनों के आलमोस्ट जो मकासद हैं एक ही हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं पे जाके ये दोनों मिल सकते हैं? और PMLN की हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है इन दोनों को काउंटर करने के लिए? देखिए, थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो पैट मेरे नज़दीक एक पॉलिटिकल पार्टी, एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है, और उनका तरीका है जो अभी वो देखते हैं, हमने आते हैं एक सर्टन टाइम पे उनका एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, उसके बाद एक लल आ जाता है। दूसरी तरफ पे हम PTI देखते हैं, चूँकि वो एक इमर्ज हुई है पॉलिटिकल पार्टी, और खान साहब देखें डे इन डे आउट वो मतलब रैलीज़ कर रहे हैं, एक पूरे मुल्क के अंदर अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छी हो रही है, कुछ बुरी हो रही है। तो PTI एज ए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या थका रहे हैं अपने वर्कर्स को? वो एक मैंने पिछले दिनों उस पर लिखा भी था कि पार्टी के अंदर एक लीडरशिप के अंदर एक थोड़ा सा एक ओपिनियन ये भी है कि जी हमें ज़्यादा फटीक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैलीज, बहुत ज़्यादा जलसे हर वक्त सड़क के ऊपर, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। तो कल को अब 20 महीने के बाद हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो ये ना उससे पहले आपके पार्टी वर्कर थक के तो इलेक्शन 20 महीने, ये वहाँ पे PTI में आज रून रशीद साहब ने भी लिखा है कि वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग है कि इलेक्शन 20 महीने बाद ही होंगे। देखें, अब ये क्या सराही करना है कि जी इलेक्शन 6 महीने बाद होगा या साल बाद, वो एक फजूल बात रहेगी, क्योंकि 20 महीने के बाद अगर फ़र्ज़ करें 6-8 महीने के बाद आज की गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है कि जी हम उन्होंने जी इन हाउस चेंज करनी है या कोई तब्दीली लानी है, तो उसके लिए इलेक्शन करवाने के लिए 4-6-8 महीने चाहिए। तो दैट मीन्स के अब वो मिड टर्म इलेक्शन वाला जो बात है वो ख़त्म होगी, अब आपने जाना है टुवर्ड्स नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। 4 साल के बाद हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मोमेंटम बिल्ड हो रहा है या ये अब ये शेयर पॉलिटिक्स हो रही है, अब ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है, और PTI बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी में जा रही है। और चूँकि खान साहब शुरू से एक चीज़ वो एक बात करते आ रहे हैं कि जी हमारी जो रूलिंग एलीट है वो पैसे बाहर ले गए, बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी आई कि बाहर की एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक इस तरह का ओवरवेलमिंग एविडेंस पेश कर दिया कि ये देखें इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं। अब PMLN ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हमारे बाहर फ्लैट्स भी हैं, हमारी ऑफशोर कंपनीज भी हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं मेरे बच्चों के उन्होंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया, वो तो एक डिफरेंट एक लीगल बैटल है, लेकिन स्ट्रेटजी आपको जो स्ट्रेटजी वो है कि अब देखिए अब सारे का सारा ओनर्स लाई करता है PMLN के ऊपर। अब मसला ये है कि अब अपोजिशन के हाथ में तो एक इशू आ गया, इमरान खान उस पर खेलेगा, अगर वो नहीं खेलेगा तो वो उससे अब वो एक अनवाइज पॉलिटिशियन कंसिडर किया गया। एक बात को आप इतना ज़्यादा आपने उसका डोल पीटा और अब आपके पास एविडेंस आ गया तो आप घर तो नहीं बैठ सकते, तो उसका इमरान खान साहब का और PTI की लीडरशिप की ये मजबूरी है इस इशू को हाईलाइट करना। दूसरी साइड पे आ जाए PMLN का, देखिए PMLN अब अभी तक हम ये सोच रहे थे या कुछ लोगों का ये ख्याल था शायद इस इशू को ड्रैग करके वो मतलब डाई डाउन करेगा, ये डाई डाउन नहीं होगा। अब इशू चूंकि आ चुका है, इलेक्शन कमीशन में, स्पीकर ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन जिस तरह जस्टिस इफ्तार साहब कह रहे हैं वो भी जा रहे हैं, तो ये अब जिंदा रखने के लिए सिर्फ अवाम के पास जाना, अवाम तो ये कि वो तो आपने एक जो मिथ PMLN ने क्रिएट की हुई है कि ये इट्स क्लीन पार्टी, उनकी लीडरशिप क्लीन है, जब एक वो दूसरी अपोजिशन कहते हैं नहीं इन्होंने देखें इनके बाहर पैसे पड़े हैं, उन्होंने ये इनके बिलियंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अपोजिशन इस पर खेलेगी। अभी इस इशू को जो अगर हल करना है, इस पर प्रोएक्टिव रोल करना है, तो वो PMLN की लीडरशिप का है कि जिस तरह देखें वो इशू जिन्होंने लटकाया था, वो इन्वेस्टिगेशन जो इलेक्शन वो हुई थी रिगिंग की इलेक्शन की,
जितना लटकाया वो धरना हुआ, उसमें बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया। वही पे पहले थोड़ा सा करके कर देते तो ये मामला ठीक है। धरना भी डॉक्टर साहब इसमें भी मैं वही कहूंगा कि अभी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीएमएलएन पे, उनको अब किस तरह हैंडल करना है। और आई विश के अब पीएम थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, 80 से पॉलिटिक्स में, एग्जाइल में रहे, प्रिजन में रहे, आपको सारे इन्स एंड आउट्स का पता है। हमारी भी विश थी कि हमारे साथ होते मोहम्मद जुबैर साहब, तो उनसे हम पूछते कि आप लोगों ने किस तरह इसको करना है, और ओनस तो बिल्कुल हुकूमत पे ही होता है डॉक्टर साहब। लेकिन जो बात हो रही है कि आप अपने लोगों को थका रहे हैं, पिछले जब से इलेक्शन हुए हैं, कभी धरना कभी तहरीक, तो ये सारी चीज़ें बगैर, अगर इलेक्शन 2018 में ही होने हैं, उसकी तैयारी हो रही है, तो अभी से लोगों को थकाना, फटीग जो है वो करना वर्कर्स को, और जिस तरह खबर कह रहे हैं कि शायद पार्टी के अंदर भी एक इस तरह की सोच भी है, तो ये सारी सोच के साथ क्या आप ये जो अब तहरीक या धरना शुरू कर रहे हैं उसको कहां तक आप देख रहे हैं, कितना कामयाब आप कर पाएंगे लोगों को फटीक किए बगैर? ऑन साहब, मेरा ख्याल है इससे पहले तो कभी कोई प्रॉपर ऑपोजिशन ही नहीं थी किसी हुकूमत की। इससे पहले अगर पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो नून लीग की फ्रेंडली ऑपोजिशन थी। सिर्फ आखिरी दिनों के अंदर पक्की झलने का काम किया था अपना शहबाज शरीफ ने। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर ऑपोजिशन आई है। डॉक्टर साहब, उन दिनों तो इफ्तिखार चौधरी साहब थे, एक प्रॉपर ऑपोजिशन नहीं। आप मेरी बात तो मुकम्मल सुन लेना। इस मर्तबा पहली दफा एक प्रॉपर ऑपोजिशन आई है। अगर ऑपोजिशन का काम है कि निशानदही करे गलत कामों का और फिर उसके ऊपर शोर मचाए, दो तरीके हैं। एक तो हम के पार्लियामेंट में जाएं, आप या तो हमारी पार्लियामेंट में बात सुन लें। अगर पार्लियामेंट में आप बात नहीं सुनेंगे तो हम सारे अदारों के दरवाजे खटखटाएंगे। अगर आप वो भी बात नहीं करेंगे तो फिर हम आवाम के पास तो जरूर जाएंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। अब आप देखिए, हमने पूरी सारी हुज्जत तमाम की। आप देखिए, खान साहब पार्लियामेंट में गए, और ये जो अभी जुबैर साहब इतना ऊंचा ऊंचा बोल के गए हैं, आपकी हुकूमत है 3 साल से, इससे पहले आप इतनी दफा हुकूमत में रहे। इमरान खान ने अगर कोई गलत काम किया तो पकड़ लेते, किसी ने मना किया था? बिल्कुल यही हम कह रहे हैं। लेकिन अभी आपके पास ये हुकूमत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जहां पार्लियामेंट की बात हो रही, अभी जो वहां पे इमरान खान सिर्फ उनकी हाजिरी 5% है। देखिए जी, आप नवाज शरीफ साहब की बहुत ज्यादा उनकी 17% है। उनको इमरान खान तो डज नॉट होल्ड ऑफ Imran Khan is not the opposition leader. Neither Imran Khan holds an office. Office is being held by Nawaz Sharif. Being the Prime Minister, उनकी 17% हाजिरी है। आप जरा इस बात पे कंसंट्रेट करें कि अगर हम ये जो असल बात है वो ये है कि हमने उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। इल्जाम तो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट ने लगाया है। वो भेज है कि वो लग जाते हैं हमारे पीछे तहरीक इंसाफ के। हम कहते हैं आप नाम साफ करें अपना। इंटरनेशनली इतनी बदनामी हो रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनली बदनामी हो रही है, लेकिन ये जो लोगों को अपने ही केपीके में निकालना, निजाम को मफलूज करना, आपकी अपनी हुकूमत है, वहां पे फेडरेशन पे या नवाज शरीफ पे क्या आप प्रेशर कोई मफलूज नहीं होता जी। आप पढ़ी लिखी मुहज्जब कौमें सब प्रोटेस्ट करती हैं। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी सारी कौम बाहर निकली थी, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। ये प्रोटेस्ट होती है और हम भी सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या तो ये TORs बना लेते और इंक्वायरी शुरू करवा देते तो हम कभी प्रोटेस्ट ना करते। अब हम मजबूर हुए हैं, इन्होंने हमें इतना जिच किया है उस TOR बनने में। यानी 8 मीटिंग्स में ये अड़े रहे कि जी नवाज शरीफ साहब का नाम आप निकालें। आप नवाज शरीफ साहब का नाम कैसे निकाल सकते हैं? उनकी बेटी जो है वो ओनर है 2 ऑफशोर कंपनीज की। बिल्कुल। और वो नवाज शरीफ पे डिपेंडेंट है, इसलिए अगर वो नवाज शरीफ पे डिपेंडेंट है तो इनडायरेक्टली नवाज शरीफ ओन्स दोस कंपनीज। ये सारे जवाब देने हैं PMLN ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने, जो कि खुद कह चुके हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। इन सवालों के हम जवाब अपने पैनलिस्ट से लेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन जी। अभी जो सारी बात हो रही थी, ये जो तहरीकें 2 चलना शुरू हो गई हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और रेफरेंसेस हैं, ये जो आज भी एक इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी कहा कि वो भी मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आबद शेर अली साहब ने, आरफ चौधरी साहब, आबद शेर अली साहब ने कहा कि 2 सतीले भाइयों की
तहरीक बिल्कुल कामयाब नहीं होगी और यह हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। तो आपकी तहरीक क्या हुकूमत को डीरेल करना है या इंसाफ लेना है? ऑन बात यह है कि हमने शुरू से जब तहरीक का ऐलान किया है तो हमने ये मुतालबा नहीं किया कि हमें इस्तीफ़ा चाहिए। हम किसास की बात कर रहे हैं और कानून के ज़रिए से किसास की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं खावर गुमन साहब का एक सवाल तीछना रह गया था, मैं उसको एड्रेस करना ज़रूरी समझता हूँ। खावर गुमन साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने फरमाया कि पैट एक सियासी जमात नहीं प्रेशर ग्रुप है। मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ कि सियासी जमातों में दो एलिमेंट्स होते हैं। एक कारकुन होता है, जब जमातें अपोजिशन में होती हैं, ज़ेर एताब होती हैं, तो सिर्फ कारकुन काम करता है, और जब इलेक्शन की बारी आती है, रूल करने की बारी आती है, तो फिर इलेक्टेबल्स आ जाते हैं। मैं लीडर की बात नहीं कर रहा, इलेक्टेबल्स की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं और हर वक्त पावर के साथ होते हैं। वो नवाज शरीफ के साथ ना हों तो सिर्फ 12 सीटें मिलती हैं। तो अगर कारकुनान के हिसाब से देखा जाए तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है जिसके पास कमिटेड कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद हर शहर में मौजूद है। आज 5 शहरों में इज्तिमा हुआ है, एहतजाज हुआ है। 16 अगस्त को 9 शहरों में हो रहा है, 20 को 8 शहरों में हो रहा है, 27 को 7 शहरों में हो रहा है, और आखिरी एहतजाज 30 को इस्लामाबाद में होगा। डॉक्टर साहब कब आएंगे, कब लीड करेंगे? मैं कह रहा हूं कब आएंगे डॉक्टर साहब, कब लीड करेंगे वो? अच्छा, अब देखिए ना, अब देखिए आज 5 शहरों में एहतजाज था। अगर डॉक्टर साहब किसी एक में शामिल हो जाते तो बाकी 4 शहर तिश्ना रह जाते, वो उनकी बात भी ना सुन पाते, और लोगों की अट्रैक्शन अपने कारकुनान की और अवाम की भी और मीडिया की भी अट्रैक्शन सारी उस एक शहर की तरफ रहती जहां डॉक्टर साहब मौजूद होते। आखिरी जो जलसा हमारा इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट होने जा रहा है 30 अगस्त को, और इस फेज का वो आखिरी प्रोग्राम होगा और पूरे पाकिस्तान लेवल का होगा, उसमें डॉक्टर कादरी साहब बेनफ्से नफीस मौजूद होंगे। बिल्कुल। उससे पहले क्योंकि हर प्रोग्राम जो है वो 8-8, 10-10 शहरों में होने जा रहा है, तो बेक वक्त तमाम में तो जा नहीं सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खबर मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है? आज आसफ जरदारी साहब का भी बड़ा अहम जो है बयान आया है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इख्तियारात मुंतखब अदारों से गैर मुंतखब अनासर की जानब मुंतकल हो रहे हैं। और दूसरा, क्या इस जो अपोजिशन की ये सारी तहरीक है उसमें कहीं आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी आएगी? क्या वेट एंड सी कर रही है पीपल्स पार्टी कि कब इनकी तहरीक मोमेंटम पकड़े और तब वो हिस्सा बने उसका? जरदारी साहब की बात आने से पहले मैं थोड़ा सा आरिफ साहब की तो क्विकली मैं मतलब देखें, मैं उनके आर्गूमेंट को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगेन जिस तरह आपने कहा कि लीडर का होना जरूरी है और बिल्कुल कंसिस्टेंसी उसके जरदारी साहब जो अच्छा, जरदारी साहब का अभी जरदारी साहब की पॉलिटिक्स पिछले कुछ चंद हफ्तों से 2 महीनों से कुछ समझ नहीं आ रही वो करना क्या चाह रहे हैं, या क्योंकि यही तो उनकी कामयाबी। अच्छा, नहीं देखें, पहले जो कामयाबी थी वो तो पुरानी बात होगी। अब बिलावल का स्टैंस देखें तो वो एक बड़ा थोड़ा सा एक उनका एग्रेसिव है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, वो PMLN की टॉप लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब देखा जाए कि हम अब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जो टेंशन की बात होती है उसमें अब देखा जाए तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जरदारी साहब अभी भी श्री नवाज शरीफ साहब को थोड़ा सा एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, और किसी ना किसी मौके पर ज़रूरत पड़ी तो अगेंस्ट इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने वाले जो सबसे आगे वो जरदारी साहब ही होंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इमरान खान या नवाज शरीफ साहब को नहीं, ये रेस्क्यू करेंगे नवाज शरीफ साहब को अगेंस्ट इमरान खान। ये जो सारी डिमॉन्स्ट्रेशन अभी मतलब एक आर्गूमेंट है। लेकिन एक भी बात याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी के लिए ये उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जिस तरह बिलावल के लिए कि आप वो देखें रैलीज कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी जलसे वलसे किए उन्होंने। तो अभी उन्होंने अगर कोई क्लियर स्टैंस नहीं लिया और इसी तरह बातें करते रहे, जमहूरियत को अब किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई फौज नहीं आने वाली, कुछ नहीं होने वाला, सियासतदानों ने अपनी अब थर्ड अंपायर कोई बात नहीं है। ये हम पहले भी सुनते रहे हैं, अभी भी सुनते हैं कि थर्ड अंपायर आ जाए, कोई 111 ब्रिगेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई नहीं आएगा। इन्होंने पॉलिटिशियंस ने खुद ही जो अच्छा बुरा करना है, अल्लाह करे कि अच्छा करे। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल मोमेंट है कि वो कितना क्लियर स्टैंस लेते हैं। पंजाब में अगर उन्हें पॉलिटिकल अपनी पार्टी को रिवाइव करना है तो एक बहुत क्लियर स्टैंस स्ट्रेटजी के साथ वो इमरान खान के साथ मिलना है। अभी तक आपको लग रहा है क्लैरिटी नहीं है? दो मुख्तलिफ बिलावल की बात सुने तो उनको क्लैरिटी नजर आ रही है कि वो बिल्कुल फुल ऑन एक जो है एक जो एंटी PMLN स्टैंड वो ले रहे हैं। लेकिन जब जरदारी साहब की तरफ जाते हैं तो वो उन्हीं का वो बिल्कुल उसी तरह एक सा ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, बाद में कहते हैं कि मेरा इसका मकसद ये नहीं था। आपको याद है जून में जो स्टेटमेंट देके अब साल हो गया उनको बाहर दुबई में बैठे हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो इल्ज़ाम लगता रहा PTI पे बाकी सारी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से कि सोलो फ्लाइट पे PTI जाती है, लेकिन इस दफ़ा आप
सारा जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसका हिस्सा भी बने, लेकिन आपके साथ अब कोई नहीं आ रहा। क्या अभी कोई बैकडोर बातचीत चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन पार्टीज के साथ कि उनको साथ मिलाया जाए, या वो निकल चुकी है, वो ट्रेन से वो निकल चुके हैं और आप अकेले ही इस दफा भी आ रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक पार्लियामेंट में ताल्लुक है, हम सारी पार्टीज इकट्ठे हैं और हम इकट्ठे रहेंगे। वहाँ हमारी पूरी कोशिश है कि पार्लियामेंट के लेवल के ऊपर ये मसले हल हो जाएं। जहाँ तक ताल्लुक है जी, हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? ये एहतजाज जो है लोगों में हम शऊर पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पनामा लीक्स के बारे में तो पता ही नहीं है, तो हमने कहा एक दफ़ा सबको सबक तो पढ़ा दें और बता दें कि असल पनामा लीक्स है क्या, किस तरह पाकिस्तान के लोगों की और खून पसीने की कमाई जो है वो पाकिस्तान से बाहर गई है, और किस तरह लोगों ने इतने बड़े बड़े अपने शानदार महल बना लिए, और किस तरह उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहना पसंद करते। लेकिन आपके अपने अपना सारा कारोबार डॉक्टर साहब ना शेर पाओ साहब समझ पा रहे हैं, ना जमात इस्लामी समझ पा रही है, तो अवाम कैसे समझेगी? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जमात इस्लामी भी जहां तक एहतसाब का ताल्लुक है मुसलसल एहतसाब के लिए बोल रही है। हर पार्टी कह रही है कि एहतसाब होना चाहिए। यहां तक कि मेरा ख्याल है पिछले एक दिन एक निजी चैनल ने एक इंटरव्यू किया नवाज शरीफ साहब के पैनल वहां हल्का 120 के अंदर, तो वहां के लोगों ने जिन्होंने वोट डाली थी नवाज शरीफ को, उन्होंने कहा उसका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें और ही शुड लीड बाय एन एग्जांपल। बिल्कुल, थैंक यू। लीड बाय एन एग्जांपल, अपना एहतसाब कराएंगे फिर तो वो सबका एहतसाब कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आरफ चौधरी साहब, थैंक यू खावर गुमन साहब और मोहम्मद जुबैर साहब का भी शुक्रिया। एहतसाब जो है वो होना बहुत ज़रूरी है नाजरीन, चाहे वो, और उसको सबसे पहले जो इनिशिएट होगा वो अदारों की तरफ से, और अगर पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर अपना वो रोल अदा करें तो शायद बाहर ना आए लोग, सड़कों पे ना निकलें, तो फिर हुकूमत को ही करना है सारा कुछ। इसके साथ साथ मुझे दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।